चलिए, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अकाउंट्स। उसमें भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको हमने डॉक्टर एस.के. सिंह जी के किताब से इस ऑब्जेक्टिव सवाल को मैंने लिया है और हम इनमें से 22 सवाल आज आपको सॉल्व करके बताएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने एक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मैं इसको देख रहा हूँ। लिखा हुआ कि पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य अगर मैं आपको बताऊं तो वो है सौदों का पूर्ण अभिलेखन, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण। जबकि सी नंबर जो है समंग का विश्लेषण एवं निर्वचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सवाल है कि कौन सा होगा, तो ए और बी होगा, अर्थात हम डी पर टिक का निशान लगाएंगे। 2 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। तो ये क्या है? लेखांकन में लेखा होता है। क्या चीज़ का लेखा होता है? तो आप सभी आदमी जानते हैं वित्तीय प्रकृति के लेन देन जो भी होंगे हम इसमें लिखेंगे, और गैर वित्तीय प्रकृति का कोई भी लेखा जोखा इसमें नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर कोई प्रोपराइटर है, कोई मालिक है, उसका जो निजी खर्च है हम उसको इसमें बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे। तो चलिए, इसमें ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5,000 रुपया क्या है? एक इवेंट है या एक ट्रांजैक्शन है? ये क्या हो सकता है? या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किराया दे रहे हैं व्यवसाय के लिए, आपने मान लीजिए एक आपने कार्यालय आप ले रखे हुए हैं, लिए हुए हैं, या आप गोडाउन लिए हुए हैं, या आपका वर्कशॉप किराए के मकान पे चलता है, तो उसका जो आप किराया का भुगतान करेंगे वह ऑलरेडी ही ट्रांजैक्शन कहलाएगा, वहाँ पर इवेंट वो नहीं कहलाएगा। तो मैं बी पर क्या करता हूँ, टिक का निशान लगाता हूँ। उसके बाद है आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, यानी उधार माल आप खरीद रहे हैं, भवन आप खरीद रहे हैं, वेतन का भुगतान कर रहे हैं, या अगर हम यूँ कहें तो उधार माल आप बेच रहे हैं, ठीक है, किसी से आप लोन ले रहे हैं, ये सब का सब क्या कहलाएगा? वित्तीय प्रकृति का कहलाएगा। जबकि ये नीचे डी नंबर जो है कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना, यही क्या है? तो वित्तीय प्रकृति का ये नहीं है। यहाँ लिखा हुआ वित्तीय प्रकृति का नहीं, तो वित्तीय प्रकृति का नहीं, सिर्फ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना है। जबकि ए, बी और सी वित्तीय प्रकृति का, तो हम टी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 5 नंबर सवाल है लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है? तो लेखांकन सूचनाओं के 2 उपयोगकर्ता होते हैं, एक आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, एक बाह्य उपयोगकर्ता, जिसको एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं, इंटरनल यूजर कहते हैं। इंटरनल यूजर में कौन से हो सकते हैं? तो इंटरनल यूजर्स में मैं आपको बता दूं कि प्रोपराइटर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, वहाँ के कर्मचारी हो सकते हैं, निवेशक हो सकते हैं। ये इंटरनल क्या होते हैं? तो उपयोगकर्ता हैं। और अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं तो वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके बैंक वाले हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ वाले हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आंतरिक उपयोगकर्ता के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सी नंबर ही सही होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, मैनेजर्स होगा या प्रबंधक होगा। 6 नंबर में आप देख रहे हैं कि लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स। ऑलरेडी रिसर्चर भी होंगे, गवर्नमेंट भी हो जाएंगे, और ये टैक्स अथॉरिटी देख रहे हैं ये भी होंगे, अर्थात उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये डी नंबर आपका क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो मैं इसकी बात करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपको इसके
आगे भी हम बताएं सवाल। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा कर देते हैं, फिर आपको पढ़ने में और हमें भी पढ़ाने में सहूलियत होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर हम विचार करते हैं। चलिए, 7 नंबर में जो सवाल हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2015 को अशोक लिमिटेड ने मोहन लिमिटेड से एक मशीन 1,75,000 में खरीदी। यहाँ अशोक लिमिटेड जो है वह मोहन लिमिटेड से 1,75,000 में एक मशीन खरीदी। तो हम इसको क्या कहेंगे? तो सवाल आपका होगा कि सर हम इसको क्या कहें? तो देख लेते हैं क्या है। ये एक ट्रांजैक्शन है या एक घटना है, यानी इवेंट है, लेन देन व घटना दोनों है। बोथ ए ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं 7 नंबर जो सवाल है इसका, ये सी नंबर जो देख रहे हैं, लेन देन व घटना दोनों है, यानी ये ट्रांजैक्शन भी है और ये इवेंट भी है। तो हमको क्या करना है कि सी पर टिक लगाना है। अब देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन क्या है? तो प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत क्या हो सकता है? एक लिपिकीय कार्य है, भविष्य के लिए लेखांकन है, प्रबंध से संबंधित लेन देनों का अभिलेखन की तकनीक है, उसके बाद है भूतकालीन व्यवसायिक क्रियाओं का विश्लेषण है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 8 नंबर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वह हर हालत में एक लिपिकीय कार्य नहीं है, भविष्य के लिए लेखांकन भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ है प्रबंध से संबंधित लेन देनों के अभिलेखन की तकनीक है। तो हमको क्या करना है कि सी में हमको टिक लगा देना है। 9 नंबर में आप देख लें, निम्न में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कानूनी मामलों में प्रमाण, दूसरा है अपूर्ण सूचना, तीसरा में आप देख रहे हैं लेखांकन परंपराओं पर आधारित है, गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कानूनी मामलों में प्रमाण, ये जो है इसकी सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, इसका डिमेरिट नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या 2 पार्टनर में झगड़ा हो जाए या अन्य कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो न्यायालय में जो है इसे एविडेंस, लीगल मैटर ये है, यानी कानूनी मामलों में यह प्रमाण, एविडेंस इन लीगल मैटर हम इसको कह सकते हैं कि वहाँ पे इस लेखांकन को, अकाउंटिंग को हम प्रस्तुत कर सकते हैं न्यायालय में। तो ये इसके गुण हैं, ना कि इसके अवगुण हैं। तो इसके कानूनी मामलों में प्रमाण जो है अब अवगुण नहीं है। सीमा का मतलब होता है अवगुण, यानी कि ये सीमा नहीं, यानी लिमिटेशन नहीं है। तो इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आपका उत्तर होगा एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों में प्रमाण। तो इसको हम लोग ए पर हम लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हम देख रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख के माल के विक्रय के पश्चात 10,000 का अंतिम रहतिया था। तो स्वाभाविक है ये क्या हो सकता है? तो यह एक घटना है, यानी यह एक इवेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ए नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं है, ये घटना और लेन देन दोनों ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहला हमारा सही है। 11 नंबर में जब हम आते हैं तो लिखा हुआ निम्न में से कौन लेखांकन का एक उपक्षेत्र नहीं है? उपक्षेत्र नहीं है, तो ए उपक्षेत्र नहीं है। तो ये प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन और फिनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो उपक्षेत्र नहीं है कि श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा, यानी कि बुक कीपिंग आ जाएगा इसमें। उसके बाद निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय, यानी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। तो कौन सा? डिसीजन मेकिंग भी इसमें नहीं होगा, परिमापांकन मेजरमेंट नहीं होगा, फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अब कहेंगे
सर ये 13 नंबर जो सवाल है इसको हम कैसे बनाएं? तो 13 नंबर सवाल जो हम देख रहे हैं वो है 1 सितंबर को कश्यप ने 2000 किराया दिया, इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? 1 सितंबर को कश्यप ने 2000 किराया दिया, इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो 13 नंबर का जो सवाल है ये जो है एक घटना भी है, एक लेन देन भी है, अर्थात ये तब सी नंबर में हो जाएगा, एक लेन देन तथा साथ ही साथ एक घटना है, एन इवेंट एंड ऑल्सो एज ए ट्रांजेक्शन। यानी हम क्या करेंगे, ये 13 नंबर का सवाल अगर है तो सी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि 2000 का किराया देना एक घटना के साथ साथ एक ट्रांजेक्शन भी है। पुस्तक पालन मुख्य रूप से संबंधित है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ। भाई पुस्तक पालन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, अभिलेखित समंकों का सारांशित करने से, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा। अगर हम डाटा को अगर हम क्या करते हैं, सारांशित करते हैं, यानी समराइजिंग करते हैं, या इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर यूजर्स, उपयोगकर्ताओं के लिए समंकों का निर्वचन करने के लिए। और तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा। तो 14 नंबर का जो सवाल है, ये 14 नंबर के सवाल में ये सी नंबर ही सही होगा। ये वित्तीय समंकों के अभिलेखन से संबंधित होता है। पुस्तक पालन मुख्य रूप से रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा से रिलेटेड होता है, ना कि यह इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर यूजर, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा। और बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, जो है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न, सॉरी इसको ऐसे देखिए, हाँ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, तो ये बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ जो है वह ऑलरेडी आपका किससे रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डाटा से। ए और बी नहीं होगा, ठीक है। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि आगे जो सवाल है वह किस टाइप का है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम अगला सवाल पर बात करेंगे। 14 तक हमने देख लिया, हाँ अब 15 से देखते हैं। 15 में है कि 31 मार्च 2012 को 5000 मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 8000 का अंतिम स्टॉक बचा रहा। यह एक क्या है? एन इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन एज वेल एज इन इवेंट है, नाइदर ए ट्रांजैक्शन नोर एन इवेंट। ये क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं यह एक घटना है, क्योंकि आपने 2 लाख का तो माल बेचा और 10,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। यह एक प्रकार का घटना है, तो हम ए पर क्लिक करेंगे। फिर 16 नंबर में हम आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मार्शल तो बिल्कुल नहीं होगा, कार्ल पियर्सन बिल्कुल नहीं होगा, जे.आर. बार्टलेबाय बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लुकास पेसेलियो जो है डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता हैं, इन्होंने ही दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया। तो हम डी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अकाउंटिंग इज। तो अकाउंटिंग इज भाई क्या है? ए साइंस है, एन आर्ट है, या एन आर्ट एंड साइंस बोथ है, नन ऑफ दीज। तो आपने 11 क्लास जो अभी पढ़ाई आप कर रहे हैं, अकाउंट्स का जो पहला चैप्टर है, शुरू में ही आप देखे होंगे कि अकाउंटिंग जो है वह साइंस एंड आर्ट बोथ, यानी ये दोनों है, अर्थात कला व विज्ञान दोनों है लेखांकन। तो हमको क्या करना है? ए सी पर क्लिक कर देना है। अब हम लोगों को किस पे चलना है? तो 18 नंबर जो सवाल है इसको थोड़ा सा देखना है। तो 18 नंबर सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि पुस्तक पालन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पुस्तक पालन यानी कि बुक कीपिंग वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन, कहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड तो नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, भारत तो होगा ही नहीं, तो इटली होगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं, लुकास पेसेलियो का नाम अभी मैंने जो लिया वो इटली के ही रहने वाले थे। तो पुस्तक पालन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हो गया? इटली हो गया, ठीक है।
उसके बाद हम लोग 19 में आते हैं, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी अभी बता दूं कि इससे पहले आपने जो 2 क्वेश्चन में देखा था कि एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर, तो इसमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उपयोगकर्ता कौन कौन होंगे। तो एक्सटर्नल यूजर भी होंगे और इंटरनल यूजर होंगे, जिसमें ये स्वामी भी हो जाएंगे और ये आप देख रहे हैं प्रबंधन भी हो जाएंगे, यानी मैनेजमेंट करता, निवेशक भी हो जाएंगे। यानी कि ये कौन सा हो जाएगा 19 का हम लोग डी, यानी इनमें से ये सभी हो जाएंगे, यानी 4। तो टिक हमको किस पे लगाना है, तो टिक हमको सिर्फ व सिर्फ किस पे लगा देना है, तो मैं आपको बता दूं टिक लगाना है सिर्फ व सिर्फ ये डी पर। ठीक है। 20 नंबर में है, इनमें लेखांकन का कौन सा सहायक क्षेत्र नहीं है। कौन सा सहायक क्षेत्र नहीं है, मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग होगा, बुक कीपिंग होगा, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये बी होगा, 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 में कौन सी लेखांकन की सीमाएं नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेज को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सी लेखांकन की सीमाएं नहीं है। सीमाएं नहीं है तो इसको देखना है। तो 21 नंबर सवाल में हम देख रहे हैं क्या कि ए में है लेखांकन परंपरा पर आधारित, दूसरा कानूनी मामलों में साक्ष्य, यानी ये अवगुण नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा 21 नंबर का जो सवाल है उसमें हम लोग को क्या करना है, बी नंबर पर टिक करना। किस पे टिक करना है, बी नंबर पर, ये अवगुण नहीं है। लेखांकन है, यानी अकाउंटिंग इज, लेखांकन एक पेशा है, लेखांकन सामाजिक शक्ति है, लेखांकन एक सेवा कार्य है, इनमें से सभी। तो 22 में देखिए ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये एक प्रोफेशन भी है, एक सिर्फ अकाउंटिंग ए सोशल फोर्स भी, सामाजिक शक्ति भी है, अकाउंटिंग ए सर्विस एक्टिविटीज भी है। यानी ये डी नंबर जो आप देख रहे हैं, हम इस पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। इस तरीके से आपने पहला चैप्टर में जो 22 सवाल है उसको आपने क्या किया, देख लिया। अब हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको भी मैं आपको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं।